गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना वेक्टर का टॉपिक। ओके, और प्रीवियस क्लास में हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखा था, पढ़ा था उसमें कि कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में क्या उसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो आज हम इसके क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल देखते हैं कि सिंपल दो वेक्टर अगर हमारे पास दे रखे हैं तो उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो एक हमारे पास आ गया ये एग्जांपल है जिसके अंदर दो वेक्टर दिए गए हैं। सपोज करते हैं एक वेक्टर हमारे पास आ गया ये ए इज इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ है जैसे कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। और दूसरा वेक्टर लिखा हुआ है हमारे पास, क्या दूसरा वेक्टर लिखा हुआ है कि 3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस k कैप, ये लिखा हुआ है। तो ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। अब इनका निकालना है। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि फाइंड A क्रॉस B, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखते हैं कैसे A क्रॉस B निकालेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि डिटरमिनेंट फॉर्म से मैं स्टार्ट करूंगा। A क्रॉस B, हमने इसमें क्या लिखा, सबसे पहले मैंने बोला था डिटरमिनेंट फॉर्म में I कैप J कैप और K कैप लिख लो। ओके, फिर A के कोफिशिएंट्स, A में जो हमारे पास I J K के कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लेते हैं 1 2 3, और B के लिख लेते हैं 3 5 एंड 1। तो ये हमारे पास आ गया डिटरमिनेंट फॉर्म। अब हमें क्या करना है, हमें इसे एक्सपैंड करना है जैसा कि मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ओके, तो हम एक्सपैंड करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे एक्सपैंड करते समय इस पे प्लस साइन लेना है, इस पे माइनस साइन लेना है और इस पे प्लस साइन लेना है। तो आई कैप हमारे पास क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाता है प्लस साइन के साथ। ओके, और जिसमें आई कैप है उस कॉलम और उस रो को हमें क्या करना है, हाइड कर देना है। ओके, तो हाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हमें हाइड करना है। ओके, और दूसरा वाला हमें किसे हाइड करना है, दूसरा हमें इसको हाइड करना है। तो ये हमने जिस कॉलम एंड रो में आई कैप लिखा हुआ है उस कॉलम एंड रो को हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अब हमारे पास ये चार नंबर बचे हैं। अब हमें क्या करना है, मैं आप लोगों को कल बताया था कि इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे, इसको इसके साथ में। ओके, तो इसको जब इसके साथ करेंगे तो क्या आ गया 2 माइनस क्या करना है, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो जब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 15 आ जाता है, ये 15 आ गया। अब हम लिख लेते हैं माइनस जे कैप। ओके, तो जे कैप के लिए हम क्या करेंगे, अब जिसमें जे कैप है उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम उस कॉलम एंड रो को हम हाइड कर लेते हैं। हमने इस कॉलम एंड रो को हाइड कर लिया, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है 1। ओके, माइनस फिर क्या करना है, हमें फिर करना है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -9। ओके, ये हो गया जे कैप का कोफिशिएंट, राइट। प्लस के कैप आ जाते हैं, के कैप के लिए लिख लेते हैं। तो के कैप के लिए अब अगेन हमें क्या करना है, जिसमें भी के कैप है उस रो एंड कॉलम को हमें हाइड करना है। तो हम क्या कर लेते हैं,
इसको हम हाइड कर देते हैं, राइट। अब हमारे पास ये 4 चीज़ें बचती हैं, ओके। तो क्या करना है यहाँ पे, इसको इसके साथ में, जब इसको इसके साथ में हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 माइनस, अब क्या करना है, अब करना है हमें इसको इसके साथ में करना है, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाता है 5 माइनस 6, ओके। तो अब हम इसे कर लेते हैं सॉल्व और हमारे पास A क्रॉस P वेक्टर निकल आएगा। देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। 15 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 13, तो माइनस 13 I कैप आ गया, ओके। और 1 माइनस 9 माइनस 8 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाता है प्लस 8 J कैप, ओके। फिर हम आ जाते हैं 5 माइनस 6, तो 5 माइनस 6 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस K कैप आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल आया, A क्रॉस B निकल आता है यहां से, ओके। क्लियर हो गई सबको बात। चलिए ये हमारा आंसर आ जाता है A क्रॉस B का। तो आई होप आप लोगों को बच्चों प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। क्लियर है सबको। चलो तो अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ओके। तो इसके एप्लीकेशन सबसे पहले तो हम जाते हैं फिजिक्स में, मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। मैकेनिक्स के अंदर आप लोगों को क्या पूछा जाता है, इसमें R क्रॉस F अब क्या होता है भाई, R क्रॉस F होता है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क ये होता है कि जो काम फोर्स का ट्रांसलेशनल मोशन में है वही काम टॉर्क का रोटेशनल मोशन में है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है और अगर टॉर्क नहीं है, भले ही आप फोर्स लगा रहे हो, टॉर्क नहीं डेवलप हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। समझ में आई बात। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि मैंने क्या किया, मैंने ये एक पेन ले रखा है, ठीक है। इस पेन को अगर मुझे घुमाना है इसके अबाउट, तो मैंने ऐसे लगाया, फोर्स लगाया ये, राइट। तो फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या होता है, घूम रहा है, ठीक है। किसके अबाउट, इसके अबाउट घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। लेकिन अगर मैं फोर्स ऐसे लगा दूं, इस तरीके से लगाऊं फोर्स इस तरीके से, तो क्या ये घूमेगा, नहीं घूमेगा, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे फोर्स तो मैं अभी भी लगा रहा हूँ लेकिन टॉर्क डेवलप नहीं हो रहा है, ओके। लेकिन अगर मैंने ऐसे लगा दिया तो टॉर्क डेवलप हो गया। तो अब ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, ओके। तो चलिए देखते हैं हम कि टॉर्क क्या होता है, कैसे निकालते हैं। क्या होता है तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं, ओके। तो यहां बच्चों हमने क्या किया कि एक कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहां पे कि हम एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट तो पहला एप्लीकेशन हमारे पास क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। टाउ, टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। चलिए हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने कोई एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया, ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, राइट। और इसको हमने क्या किया,
इस पॉइंट से हिंज कर दिया। इस पॉइंट से मतलब ये हमारे पास आ जाते हैं, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास था, ओ है ये, ओके। इसको हमने यहाँ से हिंज कर दिया, और हिंज करने का मतलब है यहाँ से हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई एक नेल लगा के फिक्स कर दिया या कोई रॉड लगा के इसे हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके ऊपर कोई फोर्स लगा दिया। ये सपोज करते हैं ये पॉइंट P है जिसके ऊपर हमने क्या लगाया है, कोई एक फोर्स लगा रखा है। ये हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया ऐसे। ये हमने फोर्स लगा दिया, ओके। अब सपोज करते हैं कि यहां पर जो हमारे पास O से लेके P का ये जो पोजीशन वेक्टर है, O को हमने क्या रख लिया, O को ही हमने क्या अज्यूम कर रखा है, ओरिजिन, ओके। O हमारे पास क्या है, O को हमने एज ए ओरिजिन भी कंसीडर कर लिया है। O को हमने क्या ले रखा है, इसे ही हमने ओरिजिन भी कंसीडर कर लिया है। ओके, तो ये हमारे पास O ओरिजिन भी आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, सपोज करते हैं पॉइंट P का जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो हमने ले लिया क्या, R। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाता है, O के रिस्पेक्ट में R आ जाता है। तो जो हमारे पास टॉर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, अब ये क्या करेगा, ये वाला फोर्स इस ऑब्जेक्ट को किधर घुमाएगा, ये वाला फोर्स इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में घुमाएगा, ठीक। लेकिन टॉर्क कितना बनेगा, टॉर्क हमारे पास बन जाता है टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाता है, टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला R क्रॉस F आता है, ओके। टॉर्क टाउ का फॉर्मूला क्या है, R क्रॉस F है। तो क्लियर हो गया बच्चों सबको ये। तो R क्रॉस F ये फॉर्मूला लगा के हम क्या करते हैं, टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो मैग्नीट्यूड में क्या आ जाता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू टॉर्क का मैग्नीट्यूड, ये क्या आ जाएगा, RF साइन थीटा। क्या होता है, RF साइन थीटा, ओके। वैसे अगर टॉर्क का बच्चों डायरेक्शन हम देखें तो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन यहां से भी हमने कैलकुलेट कर सकते हैं। R वेक्टर R की डायरेक्शन किधर है, वेक्टर R की डायरेक्शन है हमारे पास, ये वेक्टर R की डायरेक्शन है बाहर की तरफ, ओके। ये वेक्टर R की डायरेक्शन है बाहर की तरफ। तो R क्रॉस F वेक्टर जो टाउ आएगा वो किधर आएगा, वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड आएगा, ओके। समझ में आ गई बात सबको। तो R क्रॉस F ये हमारे पास क्या आ जाता है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड आ जाता है। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या है, RF साइन थीटा। ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। क्लियर हो गई सबको बात, ओके। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब एक चीज हम यहां से देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं F, ओके, इनटू ये क्या आ जाएगा, R साइन थीटा। अब ये देखते हैं R साइन थीटा क्या है, R साइन थीटा। मैं क्या करता हूं, मैंने इस फोर्स को थोड़ा सा क्या कर लिया, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लिया। इसको मैंने, इस फोर्स की लाइन को मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लिया, राइट। और इसके ऊपर मैंने क्या किया, पॉइंट O से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये एंगल क्या बन गया, ये एंगल हमारे पास बन जाता है 90 डिग्री, ओके। सपोज करते हैं वेक्टर R और वेक्टर F के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो है थीटा।
तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास थीटा। और ये क्या था, ये हमारे पास था डिस्टेंस कितनी, r। तो ये वाली इसको मैं अगर मैं m अज्यूम कर लूं तो ये OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OM की वैल्यू आ जाती है r साइन थीटा, r साइन थीटा। OM की वैल्यू आ जाती है r साइन थीटा। और r साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, r साइन थीटा को हम r परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। r परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाता है, r परपेंडिकुलर का मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये ओरिजिन है और यही हमारे पास क्या है, यही है एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ में आ गई बात। इसी के अबाउट क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है ऑब्जेक्ट को। क्लियर है सबको बात। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, r साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, r परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, टाउ इज इक्वल टू एफ आर परपेंडिकुलर। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। ठीक है, अगर हमारे पास किसी फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम टॉर्क डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर वेक्टर्स दे रखे हैं तो वेक्टर्स हम निकाल सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट करके हम निकाल सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गई बात ये। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे बच्चों टॉर्क जो हमारे पास टॉपिक है, ये टॉपिक हम रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं और वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, रोटेशनल मोशन में ये टॉर्क हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात सबको। तो इस तरीके से हमने टॉर्क निकाल लिया। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, r क्रॉस एफ। r क्या है, r उसका पोजीशन वेक्टर है किसके रिस्पेक्ट में, एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में। किसका पोजीशन वेक्टर है, उस पॉइंट का जहां पे फोर्स लग रहा है, जहां पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। क्लियर, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, r क्या है, r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P जहां पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में, या फिर जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला जा रहा है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट का। क्लियर हो गई बात सबको। ओके, तो अब हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, दूसरा एप्लीकेशन। अब बच्चों यहां पे हमारे पास क्या होता है एप्लीकेशन, वैसे तो फिजिक्स के अंदर बहुत जगह है, लेकिन मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास क्या है, एक ये था टॉर्क निकालने के लिए। ठीक है, और हम मैग्नेटिज्म में भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, कई जगह इसका यूज है। ओके, लेकिन अभी के लिए हम केवल टॉर्क को स्टडी करते हैं, राइट। फिर हम आगे आ जाते हैं, इसका एप्लीकेशन ज्योमेट्री के अंदर भी है, एरिया निकालने के लिए। देखते हैं कैसे है। तो दूसरा देखते हैं एप्लीकेशन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ओके, सपोज करते हैं ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, जो OA वेक्टर है इसको हमने एक वेक्टर अज्यूम कर लिया। OA वेक्टर है हमारे पास, OA वेक्टर कितना आ जाता है, इसको हम वेक्टर A से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जो OB वेक्टर है इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं B से। और ये हमारे पास क्या आ गया, O हमारा ओरिजिन है। ओके, मतलब एक वेक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं OA एक वेक्टर था, ये ओरिजिन अगर नहीं है तो OA वेक्टर को हमने A से लिख लिया है, OB वेक्टर को हमने B से लिख लिया है। क्लियर है बात। अब ये अगर दो साइड्स हमारे पास दी गई हैं, ओके, दो साइड्स हमारे पास दी गई हैं अगर किसी ट्रायंगल की वेक्टर के फॉर्म में, तो इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात सबको।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं कैसे निकालेंगे। सपोज करते हैं इसके बीच का जो एंगल है ये क्या है, थीटा है। ओके, और यहां बी पॉइंट से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ये हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये 90 डिग्री है। ओके, अब अगर ये वाली साइड अगर बी है तो ये वाला जो परपेंडिकुलर है इसे m अगर हम अज्यूम कर लें तो bm की वैल्यू क्या आ जाएगी, bm की वैल्यू हमारे पास आ जाती है b साइन थीटा। क्या आ जाती है, b साइन थीटा आ जाती है। ओके, तो अब हमारे पास ये पता है भाई कि ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला ज्योमेट्री से क्या है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है, ये सबको पता है। ओके, अब हम इसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। हाफ बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू है हमारे पास a का मैग्नीट्यूड, राइट। और हाइट क्या, हाइट हमने bm निकाली है अभी, तो ये क्या आ जाता है, b साइन थीटा। ओके, ये आ गया, राइट। इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। क्लियर है सबको? तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ जाता है हाफ a b साइन थीटा। और बच्चों हमें पता है कि ए बी साइन थीटा किसका मैग्नीट्यूड था, a क्रॉस b का था। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाता है हाफ a क्रॉस b। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला निकल आया। बहुत ही इजी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये हमारे पास आ जाता है कि हाफ a क्रॉस b, दो अगर साइड्स दे रखी गई हैं तो। अब अच्छा बच्चों, यहां पे एक और कुछ लोगों को डाउट आ रहा हो कि सर अगर मान लिया साइड्स के वेक्टर नहीं दे रखे हैं और अगर वर्टाइसेस दे रखे हैं तो क्या करें, उस केस में हम कैसे निकालें। उस केस में भी हम निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो इसमें भी हम देख लेते हैं। तो सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, सपोज करते हैं ये हमारे पास है a, ये है b और ये है c। इस वर्टाइसेस के, इसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 z1। b का दे रखा है क्या, x2 y2 कॉमा z2। और c के वर्टाइसेस दे रखे हैं क्या, x3 कॉमा y3। इस तरीके से हमारे पास क्या दे रखे हैं, a b c के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब इससे कैसे निकाला जाए, तो बच्चों वही है, हमें वेक्टर चाहिए। ओके, दो साइड्स के वेक्टर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम वेक्टर निकाल लेते हैं। कौन कौन सा, एक तो हम निकाल लेते हैं वेक्टर ए बी और दूसरा हम निकाल लेते हैं वेक्टर ए सी। क्लियर हो गई सबको बात? तो ए बी वेक्टर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए बी हमारे पास आ जाता है कितना, ये आ जाएगा, पिछली क्लासेस में हमने देखा था कैसे हम निकालेंगे किसी, अगर पोजीशन वेक्टर दो पॉइंट के दे रखे हैं तो उन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे। तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z3 माइनस z1 k कैप। ये आ गया ए बी वेक्टर। और दूसरा हम निकाल लेते हैं क्या, ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए सी वेक्टर आ जाता है x3 माइनस x1 i कैप प्लस y3 माइनस y1 j कैप प्लस z3 माइनस z1 k कैप। ओके, ये हमारे पास दो वेक्टर आ गए।
अब ये दो वेक्टर हमें मिल गए, जैसे पिछले वाले क्लासेस में देखा था हमने। अब हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर, ये आ जाता है हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। क्लियर हो गई सबको बात? तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, अगर वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके निकाल सकते हैं इनका एरिया ट्रायंगल का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कि पैरेललोग्राम का एरिया अगर निकालना है तो पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये आ जाता है व्हेन साइड्स आर गिवन। ठीक है, अगर साइड्स के वेक्टर दिए गए हैं तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे। ओके, तो साइड्स के वेक्टर अगर दिए गए हैं तो उस केस में सबसे पहले तो हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ओके, ये पैरेललोग्राम बन जाता है, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं। ये आ गया O, ये आ गया O, A, B और C। अब अगेन हमने देख लिया कि OA वेक्टर यहाँ पे दिया गया है A वेक्टर से, और OB जो दिया गया है इसको हमने B वेक्टर से लिख लिया। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। ओके, ये हमने दो पार्ट में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या आ गए, दो ट्रायंगल्स आ गए, और एक ट्रायंगल का हमें क्या पता है, दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल्स आ जाते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो अभी हमने सीखा है क्या होता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमें क्या करना है, जस्ट उसका डबल कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स हाफ, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का हाफ। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाता है, और ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स दे रखी हैं उनका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट का जस्ट मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, और हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ठीक है, अब एक केस और आता है कि जब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए साइड्स ना देके डायगोनल्स दिए गए हैं, तो क्या हम करेंगे, देख लेते हैं। उस केस में भी हम क्या करेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम when diagonals are given। ओके, डायगोनल्स के वेक्टर अगर गिवन है तो हम क्या करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे ये भी देख लेते हैं। ओके, तो ये एक हमने क्या बना लिया, पैरेललोग्राम बना लिया। ओके, अब हम इसमें डायगोनल्स बना लेते हैं। तो एक डायगोनल हमारे पास आ जाता है ये,
ठीक है बच्चों। दूसरा डायगोनल हम बना लेते हैं ये ऐसे, ओके। अब एक डायगोनल हमने क्या लिख लिया, एक डायगोनल हमारे पास है D1 और दूसरा डायगोनल है हमारे पास क्या, D2 है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ये क्या कर दिया हमने, इस पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम का हम नाम भी लिख लेते हैं A B C और ये D, ठीक। अब किसी एक ट्रायंगल या ट्रायंगल ABC का अगर मैं एरिया निकाल लूं, ओके, और उसको डबल कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम आ जाएगा, राइट। या फिर ट्रायंगल ACD का मैं एरिया निकाल लूं और उसको डबल कर दूं, क्योंकि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले, अब हमें एक चीज पता है कि सपोज करते हैं हम यहां पे एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ बेस। बेस अब हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास आ जाता है ACD के लिए AC आ जाता है, AC इज द बेस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, AC नॉट वेक्टर, AC, और ये क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी। हाइट को हम लिख लेते हैं HT से, हाइट। अब हमें हाइट निकालनी है, AC वेक्टर तो हमें पता है, ओके। AC की लेंथ पता है, क्या है हमारे पास है, D1 वेक्टर है, ओके। तो ये हम लिख लेते हैं, ये आ जाता है D1 वेक्टर, ये आ जाता है D2 वेक्टर। क्लियर है सबको बात। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से इसको हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। क्लियर है सबको बात। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे तो देखते हैं क्या आ जाता है, ये आ जाएगा यहां से, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर हमने जब ड्रॉप किया तो ये आ गया। अब ये क्या है, ये हमारे पास है 90 डिग्री का एंगल। क्लियर। और ये क्या है, ये जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को कहां पे कट करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ओके। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आया, OD की वैल्यू क्या आ जाएगी, OD की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, OD की वैल्यू अगर लिखूं मैं तो OD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ D1/2, मैग्नीट्यूड ऑफ D1/2। और इन दोनों के बीच का एंगल, ये अगर मैंने वेक्टर ले रखा है, ये सपोज करते हैं AC वेक्टर को हमने ये ऐसे लिख लिया है और ये हमारे पास DB वेक्टर हमने ये ऐसे लिख रखा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का अगर एंगल हमारे पास है थीटा, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, ये एंगल भी थीटा आ जाएगा, ओके। दो डायगोनल्स हमने लिए थे, एक कौन सा ले रखा था, AC वेक्टर, राइट। दूसरा डायगोनल हमने क्या लिख रखा था, DB वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, थीटा आ जाता है, ओके। और यहां से अगर मैं इसे m ले लूं तो dm की वैल्यू क्या आ जाएगी, dm की वैल्यू बच्चों यहां पे हमारे पास आ जाती है OD साइन थीटा, OD साइन थीटा। और OD की वैल्यू क्या है, OD की वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ D, मैग्नीट्यूड ऑफ D1/2, ओके, इंटू साइन थीटा, एंड दिस इज हाइट, हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट ऑफ द ट्रायंगल ACD, ओके। तो ये हमारे पास आ गया हाइट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास OD आ गया, इससे हमने ये हाइट निकाल ली। क्लियर है सबको बात। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से अब हम एरिया के फॉर्मूले में ये सारी चीजें रख देते हैं। सब कुछ हमें पता चल गया, AC तो पता ही था और हाइट भी पता चल गई। तो जब हम यहां पे रखेंगे देखते हैं क्या आ जाता है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये, ओके। और
ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये आ गया हाफ। AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है वेक्टर d2, इसका मैग्नीट्यूड। और हाइट क्या आ गई है, हमारे पास हाइट आ गई है वेक्टर d1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या आ गया साइन थीटा। ओके, ये बात सबको क्लियर हो गई। तो यहां से हमारे पास ट्रायंगल का जो एरिया आया, ट्रायंगल का एरिया आ जाता है कितना, हाफ d1 d2 बाई 2 साइन थीटा। हम नेक्स्ट आ जाते हैं ग्राफ में इस पे। तो एरिया जो हमें मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू, ये आ गया 1/4 वेक्टर d1 का मैग्नीट्यूड वेक्टर d2 का मैग्नीट्यूड, और ये साइन थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। ओके, अब हमें निकालना क्या था, निकालना था हमें पैरेललोग्राम का एरिया। तो हम क्या कर देंगे, ACD का एरिया तो हमने निकाल लिया है, इसका जस्ट डबल करना है। डबल करके हमें क्या मिल जाएगा, डबल करके हमें मिल जाता है पैरेललोग्राम का एरिया। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to 2 times area of triangle ACD। तो 2 times 1/4 d1 क्रॉस d2 मैग्नीट्यूड, ये कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, हाफ d1 क्रॉस d2 इसका मैग्नीट्यूड। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला आ जाता है कब, जब हमें डायगोनल्स दिए गए हैं। ओके, डायगोनल्स दिए गए हैं तो क्या होता है, हाफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड, और अगर साइड्स दिए गए हैं तो क्या होता है, उसमें फिर हाफ नहीं लगाते हैं हम, उसमें क्या आ जाता है, साइड का प्रोडक्ट आ जाता है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। क्लियर सबको बात। तो इस तरीके से हमने क्या देखे, कुछ एप्लीकेशन देखे क्रॉस प्रोडक्ट के। एप्लीकेशन और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, वेक्टर वाले चैप्टर से। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि नीट और जेईई के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।